साल 2008। उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा, दिल्ली के पास तेजी से विकसित होता एक आधुनिक शहर। यह शहर उन लोगों का था जो बेहतर जिंदगी के सपने लेकर यहां आए थे। और इसी शहर की एक शांत कॉलोनी में रहता था एक परिवार। एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह परिवार बन जाएगा भारत के सबसे रहस्यमय मर्डर केस का केंद्र। नोएडा, सेक्टर 25 की पॉश कॉलोनी जलवायु विहार। यह कॉलोनी डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स की थी। शांत वातावरण, सुरक्षित माहौल। यहीं रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार। राजेश तलवार एक जाने माने डेंटिस्ट थे। दिल्ली और नोएडा के कई लोग उनके क्लिनिक में इलाज के लिए आते थे। वह अपने काम में काफी व्यस्त रहते थे, लेकिन अपने परिवार के लिए समय निकालना उनकी आदत थी। उनकी पत्नी नूपुर तलवार भी डेंटिस्ट थी। वह भी क्लिनिक में काम करती थी। दोनों पति पत्नी एक सफल करियर और एक स्थिर जिंदगी जी रहे थे। आरुषि तलवार सिर्फ 13 साल की, दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, डांस पसंद करती थी, दोस्तों के बीच लोकप्रिय थी। तलवार परिवार की जिंदगी किसी भी सामान्य शहरी परिवार जैसी थी। सुबह स्कूल और ऑफिस, दोपहर काम और पढ़ाई, शाम परिवार के साथ समय। इस घर में एक और व्यक्ति रहता था, घर का घरेलू नौकर हेमराज बंजाड़े। वह कई सालों से तलवार परिवार के साथ काम कर रहा था। आरुषि का कमरा उसकी दुनिया था। एक स्टडी टेबल, किताबें, एक कंप्यूटर। यहीं वह पढ़ती थी और दोस्तों से चैट करती थी। पड़ोसियों के अनुसार तलवार परिवार काफी शांत था। लोग उन्हें एक सामान्य और खुशहाल परिवार के रूप में देखते थे। 15 मई 2008, एक ऐसा दिन जो शुरुआत में बिल्कुल सामान्य था। शाम होने वाली थी। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी रात इस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। एक खुशहाल परिवार, एक शांत कॉलोनी और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 15 मई 2008। दिन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। नोएडा की जलवायु विहार कॉलोनी में लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। तलवार परिवार के घर में भी शाम का सामान्य माहौल था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात भारत के सबसे रहस्यमय अपराधों में से एक बन जाएगी। शाम करीब 8:30 बजे राजेश तलवार अपने क्लिनिक से घर लौटते हैं। घर में नुपुर तलवार और उनकी बेटी आरुषि मौजूद थी। रसोई में घर का नौकर हेमराज रात के खाने की तैयारी कर रहा था। कुछ ही देर में परिवार डिनर टेबल पर बैठता है। यह एक बिल्कुल सामान्य पारिवारिक डिनर था, लेकिन यही उस घर का आखिरी सामान्य डिनर था। डिनर के बाद आरुषि अपने कमरे में चली जाती है। वह अपने दोस्तों से फोन पर बात करती है। उस समय मोबाइल फोन और इंटरनेट किशोरों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आरुषि भी अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। सब कुछ सामान्य था। रात करीब 10 बजे घर में शांति होने लगी थी। राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले जाते हैं। आरुषि अपने कमरे में रहती है। सब लोग धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे नूपुर आरुषि के कमरे में जाती है। वह उसे गुड नाइट कहती है। यह वही पल था जब किसी ने आखिरी बार आरुषि को जिंदा देखा। रात गहराती जा रही थी। कॉलोनी में लगभग सभी घरों की लाइट बंद हो चुकी थी। करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यही वह समय था जब दोनों हत्याएं हुईं। लेकिन सवाल यह है, उस समय घर के अंदर आखिर हुआ क्या था? 16 मई 2008, सुबह करीब 6 बजे घर की नौकरानी काम पर आती है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है। नौकरानी बार बार बेल बजाती है। अंदर से नूपुर की आवाज आती है। शायद हेमराज बाहर गया है। नूपुर आरुषि के कमरे की तरफ जाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर एक कंबल पड़ा हुआ था। पहली नजर में ऐसा लगा जैसे आरुषि सो रही हो, लेकिन जब कंबल हटाया गया, आरुषि बिस्तर पर निश्चल पड़ी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। घर में घबराहट फैल गई। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। घर का नौकर हेमराज गायब था, इसलिए सबसे पहला शक उसी पर गया। लेकिन अगले ही दिन जब
छत का दरवाजा खोला गया तो वहां जो मिला उसने इस केस को बना दिया भारत का सबसे रहस्यमय डबल मर्डर केस। 16 मई 2008 की सुबह कुछ ही घंटों में तलवार परिवार का घर एक क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। कॉलोनी के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, एक 13 साल की लड़की की हत्या आखिर कैसे हुई? जांच के दौरान पुलिस को एक बात तुरंत समझ आई। घर का नौकर हेमराज बनजादे गायब था। उसका कमरा खाली था, उसका फोन भी बंद था और वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए पुलिस ने तुरंत यह मान लिया कि हेमराज ही इस हत्या का मुख्य आरोपी है। कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। टीवी चैनलों की गाड़ियां कॉलोनी के बाहर खड़ी होने लगीं। रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करने लगे। नोएडा में सनसनीखेज हत्या, 13 साल की लड़की की हत्या, नौकर फरार। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरे देश में फैल गई। पुलिस की पहली थ्योरी थी, हेमराज ने किसी वजह से आरुषि की हत्या की और फिर फरार हो गया। शायद चोरी का मामला था या फिर किसी निजी विवाद का। लेकिन इस कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। 17 मई 2008, हत्या के अगले दिन कॉलोनी में अभी भी लोग उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस अब भी हेमराज की तलाश में थी, लेकिन उसी दिन एक ऐसी खोज होने वाली थी जो पूरे केस को बदल देगी। तलवार परिवार के घर की छत का दरवाजा आमतौर पर बंद रहता था, लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने देखा कि दरवाजे के पास कुछ अजीब निशान है, जैसे कोई वहां गया हो। जब दरवाजा खोला गया तो सब लोग स्तब्ध रह गए। छत पर एक और शव पड़ा था। वह था हेमराज बनजादे। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस व्यक्ति को पुलिस मुख्य आरोपी मान रही थी, वह खुद मृत मिला। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं था, यह बन चुका था नोएडा डबल मर्डर केस। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। अब सवाल और भी ज्यादा हो गए थे। अगर हेमराज हत्यारा नहीं था तो फिर हत्यारा कौन था? क्या घर में कोई तीसरा व्यक्ति था? क्या यह पहले से सोची समझी साजिश थी या फिर कहानी कुछ और थी? लेकिन इसी समय जांच में कुछ ऐसी गलतियां हुई जो बाद में बहुत बड़ी साबित हुई। क्राइम सीन को सही तरीके से सील नहीं किया गया। कई लोग घर के अंदर आते जाते रहे। मीडिया के लोग भी करीब तक पहुंच गए। इस वजह से कई महत्वपूर्ण सबूत खराब हो गए। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। 2 लोगों की हत्या हुई थी। दोनों की मौत लगभग एक ही समय हुई थी। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे और घर में कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। इसका मतलब था या तो हत्यारा घर के अंदर ही था या फिर किसी को अंदर आने दिया गया था। टीवी चैनलों ने इस केस को लगातार दिखाना शुरू कर दिया। हर चैनल के पास अपनी अलग थ्योरी थी। कुछ लोग कह रहे थे यह चोरी का मामला है, कुछ कह रहे थे यह किसी निजी दुश्मनी का मामला है। लेकिन कुछ ही दिनों में एक ऐसी थ्योरी सामने आने वाली थी जो पूरे देश को हिला देगी। 2 हत्याएं, एक बंद घर और कोई गवाह नहीं। लेकिन जांच आगे बढ़ते ही पुलिस एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने वाली थी जो इस केस को भारत के सबसे विवादित मामलों में बदल देगा। क्या यह एक बाहरी व्यक्ति का अपराध था या फिर इस घर के अंदर ही छिपा था असली सच? जांच के दौरान पुलिस ने पूरे घर की स्थिति को फिर से ध्यान से देखा। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। कहीं भी जबरन घुसने के निशान नहीं थे। न खिड़कियां टूटी थीं, न ही ताले तोड़े गए थे। इसका मतलब था, संभव है कि हत्यारा घर के अंदर ही मौजूद था। धीरे धीरे पुलिस का शक एक बेहद चौंकाने वाली दिशा में मुड़ने लगा। अब शक किया जाने लगा आरुषि के अपने माता पिता पर, राजेश तलवार और नूपुर तलवार। यह आरोप लोगों के लिए बेहद हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखी। उनका दावा था कि संभव है कि माता पिता ने आरुषि को हेमराज के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया हो और गुस्से में उन्होंने दोनों की हत्या कर दी हो। यह थ्योरी कुछ ही घंटों में मीडिया में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इस कहानी को तुरंत पकड़ लिया। हर न्यूज चैनल पर बस यही चर्चा होने लगी। क्या यह ऑनर किलिंग का मामला था? क्या माता पिता कुछ छिपा रहे थे? पूरा देश इस केस पर बहस कर रहा था।
कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। अब यह मामला और भी ज्यादा विवादों में घिर चुका था। एक पिता अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था और पूरा देश इस खबर से हिल गया था। लेकिन इस थ्योरी में कई बड़े सवाल थे। कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, और सबसे अहम बात, हत्या का हथियार भी अभी तक बरामद नहीं हुआ था। जितनी तेजी से आरोप लगे थे, उतनी ही तेजी से सवाल भी उठने लगे। धीरे धीरे पुलिस की जांच की आलोचना शुरू हो गई। लोग कहने लगे, इस केस की जांच में कई गंभीर गलतियां हुई हैं। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया, सबूतों को ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया, और शायद कई अहम सुराग हमेशा के लिए खो गए। इसी वजह से यह मामला सौंप दिया गया भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इस केस की जांच करेगी सीबीआई, नई टीम, नई जांच। लेकिन क्या वे इस रहस्य की सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह केस और भी ज्यादा उलझने वाला था? क्योंकि आरुषि तलवार मर्डर केस अब भारत के सबसे रहस्यमय और विवादित मर्डर केसों में बदल चुका था। सीबीआई ने इस केस की पूरी फाइल दोबारा खोली, नई टीम बनाई गई और जांच फिर से शुरू हुई। सीबीआई की पहली टीम का मानना था शायद इस हत्या में कुछ और लोग शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हेमराज के कुछ परिचितों से पूछताछ की गई। सीबीआई ने 3 लोगों से पूछताछ की, कृष्णा थादरे, राजकुमार मंडल और विजय मंडल। ये लोग घर के आसपास काम करते थे। जांच के दौरान इन लोगों का नार्को टेस्ट भी किया गया। कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं, लेकिन ये बयान कानूनी तौर पर मजबूत सबूत नहीं माने जाते। कुछ समय बाद सीबीआई टीम बदल दी गई। नई टीम ने पूरी जांच फिर से शुरू की और उनकी थ्योरी पहली टीम से बिल्कुल अलग थी। नई सीबीआई टीम का मानना था संभव है कि हत्या घर के अंदर ही हुई हो और इसमें माता पिता की भूमिका हो सकती है, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं था। फिर भी सीबीआई एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। 2013 में यह मामला पहुंचा कोर्ट में। मुकदमा शुरू हुआ। पूरा देश इस केस को देख रहा था। अदालत में कई सबूत पेश किए गए, लेकिन अधिकतर सबूत परिस्थितिजन्य थे। सीधे तौर पर किसी को अपराध करते हुए नहीं देखा गया था। नवंबर 2013, कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजेश तलवार और नूपुर तलवार दोनों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। पूरा देश इस फैसले पर 2 हिस्सों में बंट गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यह मामला अब पहुंचने वाला था हाई कोर्ट। तलवार दंपति ने फैसले को चुनौती दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरे केस की फिर से समीक्षा की और कई गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, जांच में कई बड़ी गलतियां हुई थी, कई सबूत ठीक से संभाले नहीं गए थे। 2017 में हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। अगर तलवार दंपति दोषी नहीं थे, तो फिर असली हत्यारा कौन था? आज भी यह मामला भारत के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक माना जाता है। कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। उस रात वास्तव में क्या हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि यह घर के अंदर का अपराध था। कुछ लोग मानते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था। लेकिन इन सभी बहसों के बीच एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। एक 13 साल की लड़की और एक व्यक्ति अपनी जान खो बैठे। कभी कभी सच्चाई सबूतों में नहीं मिलती, वह कहीं बीच में छिपी रह जाती है, और कुछ केस हमेशा के लिए रहस्य बन जाते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस रहस्यमयी कहानी पर होनी चाहिए।